चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तभी ये स्टोरी आगे बढ़ पाएगी। सुबह के करीब 10 बजे के लगभग मुंबई के एक बड़े से विला के अंदर एक रोल्स रॉयस फैंटम कार फुल स्पीड में जाकर रुकती है। उसमें से एक शख्स गाड़ी की पिछली सीट का गेट खोल वह उस कार से बाहर आता है और फिर अपने तेज कदमों के साथ सीधा उस मैंशन के अंदर चला जाता है, जबकि उसके स्वागत में घर के सभी नौकर मैंशन के गेट पर ही खड़े थे। वह शख्स सीढ़ियों से ऊपर जाकर सीधा बाएं तरफ मुड़कर वहां से तीसरे कमरे की तरफ चला जाता है। उस कमरे का दरवाजा खुलते ही सामने बिस्तर के पास मौजूद सभी लोग जो कि डॉक्टर थे वो जल्दी से वहां से हट जाते हैं और लाइन से अपना सर नीचे कर खड़े हो जाते हैं। उस शख्स का ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक था। उसकी उम्र 25 साल के आसपास होगी। Sharp black charcoal eyes with sharp jawline is visible on his face, becks of clothing teeth looking extra hot. Thin lips had pierced which is making his face more hot. बिस्तर के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसकी उम्र यही कोई 60 के आसपास होगी। वहीं बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई थी। उस लड़की की आंखें अभी भी बंद थी। उन सभी को देखते हुए वह शख्स जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था वो उसके पास आ जाता है। उसको कुछ सेकंड तक ध्यान से देखने के बाद वह शख्स फिर अपनी हाथ की मुट्ठी कसते हुए गुस्से में बोला, "Who called me?" कहकर वह गुस्से में पलट गया और उन डॉक्टर की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज सुन सभी डॉक्टर बुरी तरह से कांपने लगे। कुछ सेकंड बाद एक डॉक्टर अपने आप ही आगे आ गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। उसको देख वह शख्स गुस्से में उस डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगा तो तभी पीछे से आवाज आई, "मृत्युंजय, उसने हमारे कहने पर तुमसे झूठ बोला था, उसे जाने दो।" उस आवाज को सुन मृत्युंजय पीछे पलट गया। ये आवाज और किसी की नहीं, उसी बूढ़ी औरत की थी, जो कि रिश्ते में मृत्युंजय की दादी थी। प्रतिमा सिंह शेखावत थी। दादी की बात सुन मृत्युंजय उन्हें गुस्से से घूर कर देखता है। एक पल के लिए तो उसका गुस्से से भरा चेहरा देख दादी जी भी डर जाती है। मृत्युंजय अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाया, "लीव डॉट।" मृत्युंजय के इतना कहते ही सभी डॉक्टर एक साथ उस कमरे से बाहर निकल गए। अब उस कमरे में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, दादी, मृत्युंजय और उसकी सिस्टर गौरी सिंह शेखावत, जो कि फिलहाल के लिए पिछले 1 साल से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। मृत्युंजय इस वक्त काफी गुस्से में था क्योंकि दादी जी एक झूठी कॉल के कारण उसे अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ यहाँ आना पड़ा था। हम जानते हैं कि आपको हम पर गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा। शायद हमारी जगह कोई और होता तो वो आपके सामने नहीं खड़ा होता इस वक्त, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। 1 साल हो गए आपको देखे हुए। कहते हुए दादी जी रुक गई क्योंकि आंखों में नमी छा गई और गला भर गया। कुछ सेकंड रुककर खुद को संभालते हुए दादी जी ने आगे कहा, "इतना बिजी हो गए आप कि आपके पास इतना वक्त भी नहीं अपनी दादी के साथ बैठकर प्यार से 2 बातें कर ले।" कहते हुए दादी जी मृत्युंजय के पास आ गई और अपनी नम आंखों से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन मृत्युंजय के फेस पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। दादी जी ने मृत्युंजय के गालों पर अपना हाथ रखा और प्यार से उसकी ओर देखा, "क्यों बदल गए हैं आप इतना? क्यों खुद को ऐसा बना लिया है आपने? अपना हाल देखिए, परिवार से खुद को दूर कर दिया, नाते रिश्तेदार सब भूल गए और खुद को बस अपनी दुनिया में कैद कर लिया।" ये बूढ़ी आंखें अपने पुराने मृत्युंजय को देखने के लिए तरस गई है। "बेटा, अब तो घर वापस आ जाओ, कब तक दूर रहेंगे हमसे?" इतना कहकर दादी जी शांत हो गई क्योंकि अब उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उनका गला भर चुका था, आंखों में बेतहाशा आंसू थे। वो रो वहीं मृत्युंजय अभी भी शांत था, ना वो दादी के आंसू पोंछ रहा था और ना ही उनके सवाल का जवाब दे रहा था। कुछ सेकंड बाद मृत्युंजय ने दादी का हाथ अपने गालों पर से हटाया और नीचे करते हुए शांत मगर डराने वाले लहजे में कहा,
आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप अच्छे से जानती है कि मैं जिस उम्मीद से अब तक जी रहा था, आज आपने मेरी उसी उम्मीद का मजाक बना दिया है। गुड़िया मेरी जान है और उसके लिए मैं ऐसा मजाक कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो कोई भी करे। और आप जिस मृत्युंजय को देखना चाहती है वो मर चुका है, और आज जो आपके सामने खड़ा है वो मृत्युंजय नहीं है। इसलिए आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक करने की कोशिश भी न करे। इतना कहकर मृत्युंजय जाने को हुआ तो दादी जी पीछे से बोली, और निहारिका का क्या? वो जो तुम्हारे इंतजार में अब तक बैठी है, उसे क्या जवाब दोगे तुम? दादी जी के मुंह से निहारिका का जिक्र सुन मृत्युंजय के कदम रुक गए, लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद ही वह कर्कश आवाज में बोला, मैं किसी निहारिका को नहीं जानता। इतना कहकर मृत्युंजय कमरे से बाहर निकल गया। वहीं उसकी बात सुन दादी जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने मुंह पर हाथ रख रो पड़ी। मृत्युंजय को कमरे से बाहर गए हुए कुछ मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी दादी जी के कानों में किसी के चीखने की आवाज पड़ी। उस आवाज को सुन उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सीधा कमरे के बाहर आ गई तो देखा सभी डॉक्टर नीचे हाल की तरफ देख रहे थे और बहुत ज्यादा ही घबराए हुए लग रहे थे। उन सभी को ऐसे देख दादी भी बाउंड्री के पास आई और उन्होंने अपनी नजरें नीचे कर देखी तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। उनकी आंखों के सामने वही डॉक्टर फर्श पर पड़ा हुआ था जिससे उन्होंने मृत्युंजय को झूठी कॉल करवाई थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और सांसें किसी भी पल रुक सकती थी। उसके आसपास मौजूद सर्वेंट बस तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी उस डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर गलती से कोई भी उसके पास गया तो उसकी मौत डॉक्टर की मौत से ज्यादा दर्दनाक होगी। उन्हें आज शाम ही जानकारी मिली थी कि मृत्युंजय इंडिया आ चुका है, इसलिए उन्होंने उससे मिलने उसको की चाह में ऐसा किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये झूठ किसी की जान ले लेगा। उनका पोता 1 साल पहले ही अपना खुद का श्राद्ध कर चुका था। अपने बेटे और बहू को प्रतिमा जी पहले ही खो चुकी थी और अब उनके बच्चों को भी खोने के जीवन के आखिरी पड़ाव में वो डरी थी। मृत्युंजय उस डॉक्टर की जान लेकर वह विला के मेन गेट से बाहर निकल गया। वहीं ये सब देर बाकी के डॉक्टर बुरी तरह से डर गए, लेकिन इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें मृत्युंजय ने अपनी जान सौंपी थी और अगर उसे कुछ हुआ तो वो उनकी जान ले लेगा। उसके तो नाम में भी मृत्यु पर जीत हासिल थी। शिव की तीसरा नेत्र जिसके खुलने से तबाही आ जाए, कुछ ऐसी पर्सनालिटी थी मृत्युंजय की जो महज एक भोले भाले इंसान से मौत के देवता के रूप में बदल गई थी। इसलिए बस सभी शोक मनाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। मृत्युंजय के जाते ही 2 आदमी आगे आए जो कि उसके गार्ड्स थे और उस डॉक्टर को वहां से लेकर चले गए। दादी जी भी अपनी आंखों में नमी लेकर कमरे के अंदर आ गई और गौरी के पास बैठ गई। गौरी जो पिछले 1 साल से इसी तरह से बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, कबीर खुराना था। इधर मृत्युंजय विला से बाहर आया तो उसका फोन रिंग किया। फोन की आवाज सुन उसने अपना ब्लूटूथ ऑन कर बात करते हुई कार के अंदर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कार मेन गेट से बाहर जा रही थी कि तभी वहां से कुछ ही दूरी पर एक लड़की जिसकी नजरें इस वक्त गेट पर थी, जब उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स को देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। मृत्युंजय उसने धीरे से कहा और फिर जल्दी से मृत्युंजय जा नाम पुकारते हुए गेट की तरफ भागी। तो वही मृत्युंजय जो कि इस वक्त कॉल पर था, उसका पूरा फोकस सामने की तरफ कार मेन गेट से निकलकर रोड पर आई तो मृत्युंजय ने भी कार को फुल स्पीड में रोड पर दौड़ा दिया। तो वहीं पीछे वह लड़की जो बस गेट से कुछ ही दूरी पर थी, मृत्युंजय की कार को वहां से जाते देव वह वही सड़क पर अपने घुटनों के बल मृत्युंजय का नाम पुकारते हुए रो पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अंशिका को वापस से बदबूदार और अंधेरे से भरे कमरे में डाल दिया गया था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी।
उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। बेचारी ने कल से ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था और उसे पानी की तलब महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो पिछले आधे घंटे पर दरवाजे पर अपन हाथ मार रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसकी आंखें बंद सी होने लगी थी और सर घूमने लगा था। अंशिका लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खुला तो दरवाजे पर खड़े इंसान की नजर जब जमीन पर पड़ी अंशिका पर गई तो उसे ऐसे देर उसके हाथ पर पकड़ी हुई प्लेट नीचे गिर गई। वह एक लड़की थी। उनकी उम्र यही कोई 20 साल के आसपास होगी। दुबली पतली सी दिखने वाली वह लड़की अंदर आई और उसने अंशिका के गालों पर टैप कर कहा, उठो। उसने उसे पुकारा। वो उसका नाम नहीं जानती थी, इसलिए उसने उसे ऐसे ही पुकारा। जब अंशिका से उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह जल्दी से कमरे से बाहर आई और तभी उसके कानों में किसी की हंसने की आवाज पड़ी। वह बाउंड्री के पास आई और अपनी नजरें नीचे कर देखा तो उसकी नजर विला के गेट से अंदर आ रहे 2 शख्स पर पड़ी, जिसमें एक ही उम्र यही कोई 25 के आसपास होगी तो दूसरे की 24 दिखने में। दोनों ही बेहद ही हैंडसम एंड डैशिंग, जिन पर कोई भी लड़की अपना दिल आसानी से हर जाए। उन दोनों ही देव। वह लड़की चिल्लाकर कर बोली, माइकल सर। नीचे डाइनिंग एरिया में और कोई नहीं, माइकल और अल्बर्ट थे। दोनों का ही ध्यान उस आवाज पर चला गया और फिर दोनों ही अपनी कंफ्यूजड नजरों से उसकी ओर देखने लगे। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब उसने दोबारा कहा, मैडम बेहोश हो गई सर, उसके शब्दों को तब सुन उनका ध्यान दोबारा से उस पर गया और समझ में आया कि वो क्या कह रही थी। अल्बर्ट तो अभी वैसे ही खड़ा था क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन माइकल जल्दी से ऊपर आया। वह सीधा कमरे के अंदर गया तो उसकी नजर अंशिका पर गई जो बेहोश पड़ी थी। पायल, ये सब कैसे हुआ? माइकल ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा। ये सुन वह लड़की जिसका नाम पायल था उसने कहा, सर मुझे नहीं पता, मैं तो इनके लिए खाना लेकर आई थी। दरवाजा खोला तो ये पहले से ही बेहोश पड़ी हुई थी। ठीक है, तुम जाओ इसके लिए खाना और पानी लेकर आओ और अल्बर्ट को बोलो अपनी मेडिकल किट लेकर आए, माइकल ने कहा। पायल उसकी बात मानकर वहां से चली गई। माइकल के फेस पर इस वक्त कोई मास्क नहीं था। उसकी पर्सनालिटी भी लाजवाब थी। उसने अपनी मजबूत बाहों का प्रयोग कर अंशिका को जमीन पर से उठाया और उसे लेकर वह कमरे से बाहर जाने लगा तो सामने ही अल्बर्ट खड़ा था। कहाँ ले जा रहे हो इसे? अल्बर्ट गुस्से में बोला। उसकी बात सुन माइकल ने कहा, शॉपिंग पर चलोगे तुम साथ में हमारे? कहकर वह उसे घूरने लगता है। वही उसका मजाक अल्बर्ट को जरा भी पसंद नहीं आया और वो भी उसे घूरने लगता है। अल्बर्ट को सामने से न हटते दे, माइकल ने कहा। वो बेहोश हो गई है, इसलिए उसे बस दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, चलो अब हटो मेरे रास्ते से। ये सुन अल्बर्ट अभी भी नहीं हटा, बस घूरता रहा जैसे कह रहा हो क्यों, वहाँ क्या दिक्कत है? अल्बर्ट को अभी न हटते हुए दे माइकल ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए उस दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। मैं बस कुछ देर के लिए शिफ्ट कर रहा हूँ। वहाँ इतनी बदबू है, ये इतनी देर तक वहाँ रह ली, यही बड़ी बात है। जैसे ही होश आएगा इसे वापस से वही शिफ्ट कर दूंगा बस। कहीं मर वर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर किंग का गुस्सा तो तुम जानते ही हो, तो बेटर होगा हम उसके आने से पहले इसे होश में लाकर वहां वापस शिफ्ट कर दे। ये सुन फिर अल्बर्ट सामने से हट गया। माइकल अंशिका को लेकर उसके साइड वाले कमरे में आया और उसे वहां लिटा दिया। फिर वह पीछे पलटकर बोला, पायल ने तुम्हें मेडिकल किट लेकर आने को बोला था न, तुम लाए नहीं। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, खुद जाकर ले आओ।
गुस्से में कहकर अल्बर्ट कमरे से बाहर निकल गया और निकलते ही पायल से टकरा गया। पायल का भी ध्यान न होने के कारण उसके हाथ में ली हुई बोतल नीचे गिर गई और थाली का खाना भी उसकी तरफ गिरने लगा कि तभी अल्बर्ट ने एक हाथ से थाली को पकड़ा तो दूसरे हाथ से पायल का हाथ, क्योंकि वह भी गिरने को होने वाली थी। एक पल के लिए तो दोनों जैसे खुद में हो गए। आगे जारी है। गौरी के साथ क्या हुआ था? कबीर और गौरी का क्या रिश्ता है? दादी जी वापस से अपना पुराने मृत्युंजय को देख पाएंगी? अंशिका क्या कभी मृत्युंजय की कैद से आजाद हो पाएगी या फिर उसकी जिंदगी कबीर और मृत्युंजय की दुश्मनी के चलते खत्म हो जाएगी?